सो स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हमने एडवांटेजेस ऑफ इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट किया था। आज हम लोग करने जा रहे हैं डिसएडवांटेजेस। ओके, डिसएडवांटेजेस ऑफ इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। तो आप इसमें देखो, सबसे पहले ही हमने पढ़ा था कि इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट जो होता है, इसमें क्या होता है कि अंदर के लोगों को ही जॉब पे रखा जाता है। तो इसके फायदे भी हमने पढ़े थे, आज हम इसके डिसएडवांटेज पढ़ेंगे। सबसे पहला डिसएडवांटेज ये है कि नो इन्फ्यूजन ऑफ न्यू ब्लड। बेसिकली हर एक कंपनी चाहती है कि बाहर के लोग आए, जिससे कि कुछ नया करें, क्योंकि वो बहुत कैपेबल लोग होते हैं। तो इससे क्या होगा, अगर मान लो इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट को प्रमोट किया जाएगा तो इससे डिस्करेज होते हैं और कैपेबल पर्सन नहीं आ पाते बाहर के। तो इसका सबसे बड़ा नुकसान जो सेटबैक है वो यही है कि हम नए ब्लड को बिजनेस के अंदर नहीं डाल सकते, बाहर के लोग नहीं आ सकते हैं। तो जब पुराने वाले जो लोग होते हैं वैसे ही लोग बने रहते हैं। तो ये एक नुकसान भी है। दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट डिसएडवांटेज। दूसरा आता है लेथार्जिक। देखो, लेथार्जिक आपने 11th क्लास में पढ़ा हुआ है कि लेजीनेस को बोलते हैं। तो अक्सर देखा गया है कि इंटरनल सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट से जब हम एम्प्लॉइज को चुनते हैं तो वो ज्यादा लेथार्जिक हो जाते हैं, बिकॉज दे नो दैट वन डे और द अदर दे आर गोइंग टू बी सिलेक्टेड फॉर द जॉब। मतलब किसी नए प्रमोशन के लिए उन्हीं को चुना जाएगा, प्रमोट किया जाएगा, और दे आर बाउंड टू बी प्रोमोटेड। तो इसीलिए वो आराम से अपना कोई काम ज्यादा उसमें एनर्जी नहीं लगाते हैं, सोचते हैं कभी ना कभी तो प्रमोशन होगा ही। और दूसरी बात, ज्यादातर देखा गया है कि हमेशा सीनियरिटी को प्रेफरेंस दिया जाता है जॉब में। तो सब जने एक जैसे ही हो जाते हैं और फिर थोड़ा आलसी हो जाते हैं, और उसके बाद भी उनका प्रमोशन देना ही पड़ता है, क्योंकि ये तो रूल है कि भाई आपको सीनियरिटी के हिसाब से देना है। तो यहाँ पे लेथार्जिक होने के चांसेस होते हैं। तो एम्प्लॉयज यहाँ पे लेथार्जिक हो जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि उनका प्रमोशन आज नहीं तो कल होगा ही होगा। पॉइंट क्लियर है स्टूडेंट? हर्षिता? यस सर। ठीक है। तीसरा इसका डिसएडवांटेज आप देखोगे, लिमिटेड नंबर ऑफ क्वालिफाइड एम्प्लॉयज। देखो, होता क्या है कि कई बार ऑर्गेनाइज, देखो जब आप इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट से एम्प्लॉय को चुन रहे हो तो आपके पास लिमिटेड नंबर ऑफ एम्प्लॉयज अवेलेबल होते हैं, एंड यू हैव टू सेलेक्ट वन ऑफ देम। देयरफॉर देखा गया है कि यहाँ पे लिमिटेड नंबर होने की वजह से एम्प्लॉय उतने आपके पास अवेलेबल नहीं रहते हैं, आप उतने में से ही चुनना पड़ता है। तो क्वालिफिकेशन भी हो सकता है उनके पास इतनी अवेलेबल ना हो। जैसे मान लो कोई कंपनी है और वो चाहती है कोई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यानी कि सॉफ्टवेयर पे काम कराना चाहती है, तो एम्प्लॉय ने जब पढ़ा होगा आज से 10 साल 15 साल पहले, तो उस समय सॉफ्टवेयर उस पे काम किया होगा उसने। तो आज की डेट में भी वो उतना ही कैपेबल होगा, उसी सॉफ्टवेयर पे काम कर पाएगा। तो आप उसको जॉब नहीं, मतलब आप उतना क्वालिफाइड नहीं है कि वो वाले सॉफ्टवेयर पे वो काम कर सके, फिर भी आपको उन्हीं में से चुनना पड़ेगा। तो ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है। देयर आर लिमिटेड नंबर ऑफ क्वालिफाइड एम्प्लॉयज ड्यू टू इंटरनल सोर्स। एक और आता है नो स्पिरिट ऑफ कंपटीशन। इसमें ना कंपटीशन की भावना नहीं होती, एक दूसरे से मुकाबला नहीं करते, क्योंकि उनको पता होता है हम में से ही चुना जाएगा। तो बहुत ही कैजुअल बिहेवियर हो जाता है। और एक कंपटीशन का जो स्पिरिट होता है ना कि भाई एक दूसरे को हराना है, इस तरह का कंपटीशन नहीं होता है, स्पिरिट ही नहीं रहती है। फिर आता है नो इनोवेशन। देखो, ये ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे इनोवेशन की जरूरत है, उसके लिए इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट इज नॉट अ गुड आइडिया। There are various reasons for this. One of the reason is they are not innovative. It is not suitable for the post where innovation is required. ज्यादा innovation नहीं करते, जैसे वो काम कर रहे होते हैं उसी तरीके से उस काम को वो लोग करते रहते हैं। तो कोई नया इनोवेशन नहीं लाते हैं। जैसे आप इस डायग्राम में भी देख रहे हैं, अब जैसे ये लोग डब्बा पुश कर रहे हैं और वो उसने सर्कल में पैकिंग की है, तो वो ज्यादा जल्दी ट्रेवल करेगा इसके मुकाबले। तो जब बाहर से एम्प्लॉयज आप लेते हो तो वो क्रिएटिव आइडियाज के साथ आते हैं, कुछ नया करने की सोचते हैं। अदरवाइज जो पुराने एम्प्लॉय हैं विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, व्हेन यू स्टार्ट सेलेक्टिंग एम्प्लॉयज फ्रॉम विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, they tend to practice again and again the same way. They perform their work in the same manner what they have been doing earlier. जैसे पहले करते थे ना वैसे ही करते रहते हैं, तो उसमें इनोवेशन वाली बात आती नहीं। फिर एक और पॉइंट है फेवरेटिज्म एंड पार्शियलिटी। अक्सर देखा गया है कि अगर आप इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट से करते हो तो इसमें पार्शियलिटी होने के चांसेस हैं। एक अच्छा खासा ग्रुप बन जाता है और वो ग्रुप अपने आपस के ग्रुप को प्रमोट करता है। तो इसमें देखा गया है कि फेवरेट लोगों को ही लिया जाता है। आपने अक्सर सुना होगा कि अगर हम इंटरनल विद इन द ऑर्गेनाइजेशन से चुना जाता है तो जो फेवरेट लोग होते हैं उनको पहले प्रेफरेंस देते हैं लोग। और जैसे बॉस है तो बॉस को जो अच्छा लग रहा होगा उन्हीं में से उसको लेते रहेंगे और प्रमोशन देते रहेंगे। तो ये एक देखने में आता है। तो यहाँ पे फेवरेटिज्म वाला कंसेप्ट लागू होता है। जो आपका फेवरेट है यू टेंड टू सेलेक्ट ओनली दैट पर्सन। यहाँ तक क्लियर है स्टूडेंट्स? यस सर।
एक और पॉइंट है डिसएडवांटेज का स्टूडेंट्स, रिडक्शन इन प्रोडक्टिविटी। देखो होता है क्या है कि मैंने आपको पहले भी बताया, इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट के अंदर ट्रांसफर होता है, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ट्रांसफर एक मेथड है जिसके अंदर हम एक व्यक्ति को दूसरे जगह भेज देते हैं अगर यहाँ पे जगह कम पड़ गई या दूसरी जगह रिक्रूटमेंट जरूरत पड़ गई। तो होता क्या है कि जब हम फ्रीक्वेंट ट्रांसफर करते हैं तो ऐसे में क्या होता है, उसकी प्रोडक्टिविटी घट जाती है, क्योंकि जब वो नई जगह जाता है तो वहाँ ढलता है, फिर वहाँ के कल्चर को समझता है, एंड इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम, आपका खर्चा भी लगता है एक जगह से दूसरी जगह उसको भेजने में। तो प्रोडक्शन में देखा गया है कि वहाँ का कल्चर समझते समझते इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम, और फिर कई बार अनसाइंटिफिक प्रमोशन भी होते हैं। कई बार देखा गया है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कि कोई लॉजिक नहीं होता, बस सीनियरिटी है, सीनियर है भले उसको नॉलेज कम हो, क्योंकि वो सीनियर है इसलिए उसका प्रमोशन कर दिया जाता है। तो ऐसे में क्या होता है, उसकी प्रोडक्टिविटी ऑटोमेटिकली ऑर्गेनाइजेशन की घट जाती है, बिकॉज ही इज नॉट कैपेबल ऑफ डूइंग दैट वर्क। It may happen that his juniors are much capable, but because they do not have that much of experience, they are not being promoted over him, and hence the production automatically reduces. Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. तो ये तो हो गए हमारे डिसएडवांटेजेस। अगर आप देखेंगे हमारे पास 7 डिसएडवांटेजेस हैं, बुक में 3 से 4 डिसएडवांटेजेस हैं। मैं चाहूंगा आप इन सबको ना नोटबुक में जब लिख लोगे तो एक्सप्लेन आप अच्छे से कर पाओगे, क्योंकि इस बार आपको एक्सप्लेनेशन भी देना है इनका। तो इसीलिए मेन मेन पॉइंट्स बना लो। जैसे इनोवेशन में आप बता सकते हो कि बाहर के जो आते हैं वो इनोवेटिव तरीका अपनाते हैं, अंदर के जो रहते हैं वो पहले से, क्योंकि दसियों साल से वो काम कर रहे होते हैं, तो वो देखा देखी जैसे पहले वाला उनका बॉस करता था सेम वही वही फॉर्मूले को अपनाते हैं। तो इस तरह से आप एग्जाम्पल लिख के लिख सकते हो। ठीक है, तो ये तो हमने कर लिया आज का डिसएडवांटेजेस कंप्लीट। आज हम करेंगे एक्सटर्नल सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट। देखो हमने पढ़ा था कि 2 तरह के रिक्रूटमेंट होते हैं, एक इंटरनल और दूसरा एक्सटर्नल। तो हम आज पढ़ेंगे एक्सटर्नल सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट। क्या होता है एक्सटर्नल सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट? इसका मतलब होता है कि जब आप कैंडिडेट को बाहर के ऑर्गेनाइजेशन से, मतलब बाहर के लोगों को अपने ऑर्गेनाइजेशन में लेके आओगे, उसको हम बोलते हैं रिक्रूटमेंट फ्रॉम आउटसाइड, एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। ठीक है, तो देखो लिखा भी है कि इट रेफर्स टू द रिक्रूटमेंट ऑफ कैंडिडेट्स फ्रॉम आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। whenever organization starts selecting people from outside, then it is termed as external sources of recruitment. अब कौन कौन से तरीके हैं एक्सटर्नल सोर्स रिक्रूट करने के, वो हम एक एक करके डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए बहुत सारे तरीके हैं बाहर से आप लोगों को रख सकते हो। एक होता है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, ध्यान देना ये इनमें से कोई ना कोई टेस्ट में आएगा। एक्सटर्नल सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट में जितने रिक्रूटमेंट है 7 to 8, उनमें से 2 या 1 100% आएंगे एग्जाम। एक होता है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, नाम से ही क्लियर हो रहा है, ये एक ऐसा मेथड है जिसके अंदर हम एक नोटिस डाल देते हैं अपने, जो भी हमारा एंटरप्राइज है ना उसके गेट के पास एक नोटिस लगा देंगे, और जब हमारे वर्कर्स वहां से जॉब करके जाएंगे तो वो नोटिस बोर्ड पे पढ़ लेते हैं कि भाई 4 वैकेंसी है, 2 लेबर की है, 1 सुपरवाइजर की है, इस तरह से वो पढ़ लेते हैं। फिर वो कैंडिडेट जाके ना अपने जहाँ पे भी आसपास के एरिया में होते हैं, वो जाके वो बता देते हैं आसपास के लोगों को कि हमारी कंपनी में या हमारे एंटरप्राइज में वैकेंसी खुली हुई है, आप जाके एक बार ट्राई कर लो। तो वो कैंडिडेट चला जाता है, इसीलिए इसको डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कहते हैं। इसमें जनरली न्यूज़पेपर में नहीं डाला जाता है, नोटिस लगा दिया जाता है गेट के बाहर। तो जो भी एंटरप्राइज है, कंपनी है, उसके गेट के बाहर नोटिस लगा देंगे, और भी जगह 1-2 जगह नोटिस लगा देते हैं। आने जाने वाले लोग ही बेसिकली उसको देखते हैं और वो जाके माउथ पब्लिसिटी करते हैं और जाके दूसरों को बताते हैं। कई बार तो ऐसा होता है अपने साथ लेके आ जाते हैं। जैसे मान लो वर्कर्स काम करके जा रहे हैं घर, नोटिस बोर्ड में उन्होंने देख लिया, गेट कीपर भी बता देता है यार पढ़ लो ये 2 वैकेंसी है, अगर कोई होगा आसपास आपके तो ले आओ कल। तो आते समय उसको लेके आ जाते हैं, फिर डायरेक्टली उसका सिलेक्शन हो जाए। क्लियर है? क्लियर है सबको? Yes, Yes, sir. sir. पूछना है बेटा इसमें कुछ भी? चलिए तो मैं पूछता हूँ, ये बताइए इसमें अच्छे पोस्ट के लिए ये तरीका ठीक है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट? मान लो ऑफिसर के लिए, गैजेटेड ऑफिसर के लिए, उनके लिए ठीक रहेगा ये तरीका? नोटिस पे लगा दो, फिर एक दिन बोल दो सब जने एक साथ झुंड बना के इकट्ठा होंगे, उनमें से एक दिन चुन लिया जाएगा 2-3। No, sir. तो किन के लिए ज्यादा सुटेबल होगा ये? सर लेबर्स और वेज एम्प्लॉयमेंट वाले जो लोग होते हैं उनके लिए। बिल्कुल सही है, जो जो वर्कर्स हैं और मतलब जो लो लेवल के एम्प्लॉइज होते हैं ना,
मतलब जिनकी सैलरी ज्यादा नहीं होती है और स्किल्ड फुल होते हैं, उनके लिए ज्यादा बेटर है। कभी भी आप देखोगे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट इन्हीं का होता है। फिर एक दूसरा आता है कैजुअल कॉलर्स, या फिर यूं कह सकते हो कॉलर्स फ्रॉम वेटिंग लिस्ट। इसमें क्या होता है कि जब कोई कंपनी किसी एम्प्लॉय का सिलेक्शन करती है, तो उसमें आपको मैंने बता चुका हूँ कि रिक्रूटमेंट होता है, बहुत सारे एम्प्लॉयज को बुलाया जाता है जॉब के लिए। तो सबको तो चुनते नहीं है, क्योंकि जो रिक्रूटमेंट होता है ये तो पॉजिटिव एस्पेक्ट है, लेकिन सिलेक्शन में तो एक ही दो को चुनेंगे ना। अब मान लो 5 वैकेंसी है और 50 लोग आ गए, तो 5 को तो आप चलो चुन लेते हो, लेकिन उसके अलावा क्या किया जाता है, आप इंस्टेड ऑफ सेलेक्टिंग 5 पीपल, आप क्या करते हो, 10 लोगों को चुनते हो, जिसमें से जो टॉप 5 है उनको तो पहले आप बुला लेते हो कि चलो आ जाओ आप, और 5 को बोल देते हो कि आप वेट करो, अगर ये एम्प्लॉय में से कोई नहीं आता है कल को, तो हम आपको कॉल करके बुलाएंगे। तो वो लोग वेटिंग लिस्ट में उनको रख लेते हो। तो मोस्ट ऑफ द एम्प्लॉयज आर मेंटेनिंग अ डेटाबेस। ज्यादातर जो मालिक होते हैं ना कंपनियों के, वो लोग डेटा तैयार करके रखते हैं और एप्लीकेशन की पूरी डिटेल्स अपने पास रखते हैं, और कभी अगर जरूरत पड़ती है तो बुलाते हैं। इसको बोलते हैं कैजुअल कॉलर्स। और कई ऑर्गेनाइजेशन तो ये भी करती हैं कि अपने ऑफिस पे कोई एम्प्लॉय आता है कि भाई मेरे को जॉब करना है, तो वो बोलते हैं हमारे पास वैकेंसी नहीं है, लेकिन आप अपना ना रिज्यूमे रख जाओ, और बाद में जरूरत पड़ेगी तो वी विल बी कॉलिंग यू लेटर ऑन। तो ऐसा भी हो जाता है कई बार। अब जैसे ही उनकी वैकेंसी खाली होती है तो उनको बुला लिया जाता है। एम आई क्लियर टू एवरीबडी? Yes, sir. क्या ये गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के साथ भी ऐसा होता है कि वेटिंग लिस्ट में उनको रखा जाए? लेट मी नो। नो सर। तान्या, ऐसा होता है बेटा कि जब गवर्नमेंट एम्प्लॉय का सिलेक्शन होता है, जैसे मान लो 50 वैकेंसी है और 5 लाख, मान के चलो 50,000 लोगों ने अप्लाई किया, तो कंपनी क्या करती है, मतलब गवर्नमेंट क्या करती है, इंस्टेड ऑफ सेलेक्टिंग 5 पीपल, जब लिस्ट निकलती है ना, तो उसमें 50 की जगह 150 लोगों का नाम निकाल देती है, 3 टाइम्स ज्यादा निकालती है। और फिर उसके बाद फिर मेडिकल और ये सब कराते कुराते कुछ लोग छटनी होते रहते हैं, और बाकी जो बच जाते हैं उनका एक लिस्ट में नाम रहता है, वेटिंग लिस्ट में। तो जो टॉप वालों को बुलाया जाता है और वो आने से मना करते हैं, जैसे मैंने आज भी क्लास में बताया ना आप लोगों को, कि कई एम्प्लॉय बस अपना एक्सपीरियंस के लिए पेपर दे देते हैं, सिलेक्शन हो जाता है तो बाद में जाने से मना कर देते हैं, बोलते हैं हमें ये जॉब नहीं पकड़नी, हम तो आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, हम तो आईपीएस की तैयारी कर रहे हैं, ये छोटे मोटे जॉब हम नहीं करेंगे। लेकिन वो टेस्ट में बैठ जाते हैं और क्लियर भी कर लेते हैं, लास्ट स्टेज तक क्वालिफाई भी कर लेते हैं, तो वो जाते नहीं है, ज्वाइन नहीं करते। तो ऐसे में उनकी जगह जो दूसरे हैं, उनसे उनके बाद वाले कैंडिडेट्स हैं, उनको बुलाया जाता है। इज इट क्लियर टू यू? यस सर। तो ऐसा आपने सुना होगा अपने भाई बहनों से या कोई रिलेटिव से कि वेटिंग लिस्ट में उसका नाम था, नाम नहीं आया क्योंकि उससे ऊपर जो सीनियर्स थे, जिनका लिस्ट में अच्छा रैंक था, उन्होंने वो पोस्ट पकड़ ली और बाद में इनका नंबर ही नहीं आया। ऐसे ही आप 12th पास आउट कर लोगे, कॉलेज में भी वेटिंग लिस्ट बनती है। पहली लिस्ट में सबका नाम आता है, अगर कुछ कैंडिडेट बोलते हैं नहीं इस कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना है, हम तो किसी और कॉलेज में लेंगे, तो फिर आपका नंबर, जो वेटिंग वाला बच्चा होता है उसका नंबर आ जाता है अगली लिस्ट में, सेकंड लिस्ट में, थर्ड लिस्ट में। गौरी, ऐसे ही होता है ना? Yes, sir. तो ये हर जगह होता है, जहां पे भी आप रिक्रूटमेंट देखेंगे होगा, बाहर के लोगों को ऐसे ही चुना जाता है। अब तीसरा मेथड आता है एडवर्टीजमेंट। अब मुझे इसको ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, यू मस्ट बी फेमिलियर विद दिस, कि इट इज वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव मीन्स टू सर्च पोटेंशियल एम्प्लॉयज फ्रॉम आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। बाहर के ऑर्गेनाइजेशन से आप एम्प्लॉय को चुनने का सबसे बढ़िया तरीका है। इसमें बेसिकली क्या होता है कि आप एडवर्टाइज कर देते हो न्यूज़पेपर्स में, और उसके थ्रू एम्प्लॉयज उसको पढ़ते हैं और फिर उसमें चले जाते हैं ऑटोमेटिकली। तो इसमें आप न्यूज़पेपर्स में ज्यादातर देखोगे, आप न्यूज़पेपर्स में, मैगजीन्स में, और इस तरह से आप एडवर्टाइज कर सकते हो। 3 पॉइंट क्लियर हो गए? कौन कौन से रिक्रूटमेंट हैं? 3 अभी जो हमने पढ़ा। पहला है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, जिसमें नोटिस बोर्ड पे लगा दिया जाता है। दूसरा है कैजुअल कॉलर्स फ्रॉम वेटिंग लिस्ट। इसमें क्या होता है, कैजुअल कॉलर्स को बुलाया जाता है, मतलब वेटिंग वालों को रखा जाता है और बाद में अगर जरूरत पड़े तो इनको बुला लिया जाता है। तीसरा हमने पढ़ा एडवर्टीजमेंट, ये सबसे ज्यादा इफेक्टिव माना जाता है। इसमें क्या होता है, एडवर्टाइज करा जाता है किसी एजेंसी के साथ मिलके, और फिर लोगों को अट्रैक्ट किया जाता है, बुलाया जाता है रिक्रूट करने के लिए, जॉब देने के लिए। आई होप क्लियर हो गया पॉइंट। यस सर। ठीक है, एक चीज और मैं बताऊंगा, थोड़ा सा मॉडिफाई करूंगा, क्योंकि हम सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, तो ये जो कैजुअल कॉलर्स है ना, इसको लिखते समय ध्यान रखना, ये रिक्रूटमेंट है, सिलेक्शन तो हो नहीं रहा है। तो इसमें क्या किया जाता है बेसिकली,
कि जैसे ऑफिस में कोई आया कि मेरे को नौकरी चाहिए, तो हमने बोल दिया ठीक है अभी तो है नहीं पोस्ट, कभी भी फ्यूचर में निकलेगा तो हम आपको बुला लेंगे, आप अपना बायोडेटा जो भी रिज्यूमे है, आप इन्फॉर्मेशन क्या क्या चाहिए, क्या क्या एक्सपेक्ट करते हो, कितनी सैलरी, लिख के चले जाओ। तो अगली बार जब आपको जॉब क्रिएट होती है तो उसको भी बुला लिया जाता है कि सर आप पहले आए थे 2 महीने पहले जॉब के लिए, तो आप इंटरव्यू देने के लिए आ जाइए, या रिटन टेस्ट है तो आ जाइए आप। तो ऐसे आप बुला सकते हो, उसी को हम कैजुअल कॉलर्स या वेटिंग लिस्ट कहते हैं यहाँ पे। बात क्लियर है सबको? यस Yes, सर। sir. चौथा है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। देखो इसके लिए क्या होता है, आजकल ना गवर्नमेंट ने, आजकल नहीं बहुत पहले से ही चला आ रहा है कि गवर्नमेंट ने ना एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस बनाए हुए हैं जगह जगह, हर एक डिस्ट्रिक्ट में। जैसे अब दिल्ली में भी आप देखो तो कई जगह एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस है। पता है आपको? किसी बच्चे के भाई बहन कभी रजिस्टर्ड कराने गए हो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज? नहीं? हैंड रेज करो अगर हाँ। किसी के नहीं गए? किसी के बड़े भाई बहन हो जिन्होंने जॉब, मतलब जॉब की सर्च में हो? नहीं? ठीक है, चलो मैं बता देता हूँ। इसके लिए क्या है, जैसे आप देख रहे हो ना स्क्रीन पे, इसी तरह के एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस खोले हुए हैं दिल्ली में भी कई जगह। इसमें क्या होता है, जैसे मान लो जिसने ग्रेजुएशन कर ली या पोस्ट ग्रेजुएशन कर ली और जॉब के लिए लुक आफ्टर कर रहा है, वो क्या करेगा, ऐसे ही रजिस्टर्ड ऑफिस होते हैं वहां पे वो सीख करता है, जॉब के लिए जाता है। और एक्सचेंजेस होते हैं इसी तरह के, वो लोग एक फॉर्म देते हैं, आपको फिलअप करना होता है, पूरी डिटेल्स आपकी लिख ली जाती है। जैसे आपका नाम, क्या आप बिजनेस करना चाहते हैं, कितना आपकी डिग्री है, कितने मार्क्स थे, किस तरह की कंपनी का लुक आफ्टर कर रहे हो जॉब के लिए, ये सारी डिटेल आपसे वो मांग लेंगे। जब ये सारी डिटेल आप दे दोगे तो ये जो है बड़ी कंपनियों से कांटेक्ट में होते हैं, सबको ये डेटा भेज देते हैं। जैसे मान लो कोई टीचर बनना चाह रहा है तो वो स्कूल्स में भेज देंगे, कोई इंजीनियर बनना चाह रहा है तो फैक्ट्री और कंपनियों में भेज देंगे। ठीक है, इस तरह से सब भेज देंगे और सबके पास वो इन्फॉर्मेशन चली जाती है। फिर कंपनियां डायरेक्ट कांटेक्ट करती हैं उस इंडिविजुअल से जिसने एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में अपने डिटेल्स भरे। इज इट क्लियर? यस सर। Yes, sir. ठीक है, तो ये अच्छा तरीका है एक, गवर्नमेंट भी, इससे गवर्नमेंट के पास भी ये पता चल जाता है, डेटा चला जाता है कि कितने अनएम्प्लॉयड लोग घूम रहे हैं इस समय। क्योंकि देखो ये कंपलसरी कर रखा है गवर्नमेंट ने कि अगर आपको जॉब नहीं मिल रही है तो आप अपने आप को एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में रजिस्टर्ड कराइए। एक अच्छा तरीका है, आप अपने आप को ये बता देते हो कि मैं अभी जॉब सर्च कर रहा हूँ, मेरी इतनी डिग्री है, अभी तक मुझे जॉब नहीं मिली। तो गवर्नमेंट आगे फ्यूचर में कोई भी पॉलिसी बनाती है, प्लानिंग करती है, तो वो इसको ध्यान में रख के करती है कि इतने हमारे देश में बेरोजगार हैं, इतना नॉलेज है लोगों को, इतना डिग्री लिए हुए हैं, तो उसी के हिसाब से पॉलिसी अपनी बना सकती है। तो वो एक तरह से देखा जाए तो गवर्नमेंट के पास भी बहुत सारा डेटा अवेलेबल हो जाता है। आपने सुना होगा न्यूज में ऐसे आता है कि इतने लोग बेरोजगार हैं, तो वो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज की वजह से ही पता चल जाता है। और भी कई डेटा है चेक करने का। ठीक है, तो 4 पॉइंट क्लियर हो गए सबको स्टूडेंट्स? अंशिका? यस सर। ठीक है। Yes, sir. नेक्स्ट आता है बेटा एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट में प्लेसमेंट एजेंसीज एंड पर्सनल कंसल्टेंट्स। इसमें क्या होता है कि कुछ ना स्पेशलाइज एजेंसीज होती हैं जो एक ऑफिस बना के रहते हैं, ठीक है, अच्छा खासा उनका ऑफिस होता है, और उसमें ना वो लोग एडवर्टाइज करते रहते हैं। तो अब जैसे किसी को जॉब के लिए एम्प्लॉय चाहिए तो वो सीधा उसी एजेंसी से जाके बात करते हैं कि हमें इतने इतने लोग चाहिए, आप हमारे लिए इतने कैंडिडेट ढूंढ के, और इस तरह का कैपेबल होना चाहिए, इतनी नॉलेज होना चाहिए, हमारे लिए ढूंढ के आप प्रोवाइड करा दो। तो ये जो एजेंसी होती है जगह जगह, ये एजेंसी वैकेंसी निकालती है, इनके यहाँ एम्प्लॉयज आते हैं, जो भी मतलब स्टूडेंट्स होते हैं इनफैक्ट आई शुड से, और वो लोग आते हैं, इंटरव्यू देते हैं, और फिर ये लोग सिलेक्शन करके और जो भी ऑथराइज जगह है वहां इनको भेज देते हैं। मैं एक एग्जांपल से समझाऊं, जैसे मान लीजिए सपोज करो स्कूल्स है, अब स्कूल्स में देखो आप एक दो टीचर कई बार जरूरत पड़ती रहती है, कई टीचर्स रिजाइन करके चले जाते हैं, तो उनके लिए जो खाली जगह हो जाती है, या नए सेक्शन बनते हैं तो उसके लिए भी जगह एम्प्टी हो जाती है। तो जब स्कूल को दो तीन, एक या दो टीचर चाहिए होंगे, तो अगर वो रिक्रूटमेंट करेगा तो फिर पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे पाएगा, और उसका कोर एक्टिविटी भी नहीं है, कई दिन इसमें बिजी हो जाएगा, और जो इंटरव्यूअर आएगा वो भी एकदम स्पेशलाइज्ड ही होता है, तो वो बहुत चार्जेस लेता है। तो ऐसे में ये लोग क्या करते हैं, किसी प्लेसमेंट एजेंसी से डायरेक्टली कांटेक्ट कर लेते हैं स्कूल कि भाई हमें ना एक ऐसे चाहिए, टीचर चाहिए, मान लो अकाउंट्स का एक टीचर चाहिए, इतने साल एक्सपीरियंस चाहिए, 10 साल पढ़ाया हुआ हो, और दिल्ली का ही रहने वाला हो, और दिल्ली के स्कूल्स में ही पढ़ाया हो किसी रेप्यूटेड स्कूल में, और हम उसको इतनी सैलरी देंगे, इतना उसका नॉलेज होना चाहिए, कम से कम एमकॉम कंप्लीट होना चाहिए, और ये सब्जेक्ट उसके पास होना चाहिए।
तो उसका रिटन टेस्ट लेके और वो प्लेसमेंट एजेंसी उसको इंटरव्यू लेती है और अपनी तरफ से द बेस्ट को चुनती है। तो इसमें खर्चा कम होता है क्योंकि वो हर समय ये लोग इंटरव्यू करते रहते हैं, तो दे नो हाउ टू सेलेक्ट गुड पीपल, तो उनको एक्सपीरियंस होता है इस मामले में। तो जैसे स्कूल ने बताया उसी तरह का हायर करके और वो आगे प्लेसमेंट कर, यानी स्कूल को बता देंगे कि आपने जैसे बताया था वैसे टीचर हमें एक मिल गए हैं और हम इनको भेज रहे हैं, आप देख लीजिए, अगर आपको सही लगता है कि क्लास में फीडबैक ले लीजिए पढ़वा के, अगर सही रहेगा तो ठीक है कंटिन्यू कर लेंगे और आगे कंटिन्यू हो जाता है। इसी तरह से कंपनियों में भी होता है, कंपनियां भी इनसे बात करती हैं प्लेसमेंट एजेंसी से और इस तरह से कांटेक्ट हो जाता है। एम आई क्लियर? यस सर। तो देखो लास्ट में मैंने लिखा भी है यहाँ पे कि दीज एजेंसीज आल्सो अंडरटेक टोटल फंक्शंस ऑफ रिक्रूटिंग एंड सेलेक्टिंग पर्सनल ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉय एंड दे चार्ज फीस फॉर दी सर्विसेज। तो ये जो एजेंसीज होती है ना स्टूडेंट, ये क्या करते हैं, रिक्रूट भी करते हैं, सिलेक्शन भी करते हैं, किसके बिहाफ पे, मालिक के बिहाफ पे, और बदले में ना फीस लेते हैं। भाई फीस लेना तो बनता है क्योंकि ये अपने लिए तो चुन नहीं रहे, ये तो किसी और के लिए चुन रहे हैं, तो इसीलिए ये लोग फीस भी चार्ज करते हैं। क्योंकि इनके यहाँ एक इंटरव्यूअर होता है, काफी नॉलेजेबल होना चाहिए, रेप्यूटेड होते हैं, अच्छे लोगों को चुन के भेजते हैं और सब कुछ टर्म्स कंडीशन समझा देते हैं, ये चीजें मायने रखती है। यहाँ तक आ गया सबको समझ में? यस सर। एक और तरीका है एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट का, कैंपस इंटरव्यूज। देखिए कैंपस इंटरव्यूज में आप, कोई बताएगा मुझे कैसे होता है कैंपस इंटरव्यू? सुना होगा आपने, पहले भी पढ़ा चुका हूँ। कौन बता रहे हैं, हैंड रेज करो एक बार, बच्चे समझते हैं, ज्यादा अच्छा समझाते हो आपको। कौन समझाएगा? सर जैसे कॉलेजेस में जो बच्चे डिग्रीज वगैरह लेते हैं, हम्म। जिनका ठीक है। कॉलेज एंड होने को होता है, वहां जाके हाँ कंपनीज बच्चे से बात करती है और अपनी ऑफर्स देती है जॉब ठीक के। है, बिल्कुल सही। देखो कैंपस इंटरव्यूज स्टूडेंट्स, क्या होता है कि कई ऑर्गेनाइजेशन को ऐसा फीलिंग आती है कि जो नए बच्चे होते हैं ना कॉलेज में, जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स होते हैं, वो मतलब उनको आउटसाइड से एक्सपोज नहीं हुए होते हैं वो। तो एक सही तरीका होता है टैलेंटेड स्टूडेंट्स को देखने का। दूसरी बात, अगर आप अच्छे कॉलेज में जाओगे तो ज्यादातर बच्चे ना अच्छे कॉलेजेस में अच्छे वाले बच्चे मिल जाएंगे आपको एक ही जगह पे। तो ऐसे में क्या होता है, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन होती है, कंपनियां होती हैं, वो बड़े बड़े कॉलेजेस में, कैंपस में जाती हैं, वहाँ के मैनेजमेंट से बात करती हैं कि सर हम आपके स्टूडेंट्स को जॉब देना चाहते हैं, हमारी रेप्यूटेड कंपनियां हैं, और बकायदा उसके लिए एक ऑर्गेनाइज होता है पीरियड, उसमें स्लॉट हो जाता है कॉलेज की तरफ से या कैंपस की तरफ से, और उसमें सभी बच्चों को बुलाया जाता है। पहले कंपनी अपने बारे में बताती है कि देखो हम ऐसे ऐसे प्रोस्पेक्ट दे रहे हैं, हमारे एम्प्लॉय को ये बेनिफिट्स हैं, मतलब जो भी आपको अपने बताना है ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, तारीफ कर सकते हो और बोल सकते हो कि हम लोग इतनी सैलरी देंगे, हमारे यहाँ इतने एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, हमारी कंपनी सो एंड सो है, हम इतने फैसिलिटी देते हैं। और फिर एक डे स्लॉट कर दिया जाता है कि 2 दिन में या 4 दिन के बाद हम दोबारा आएंगे और इंटरव्यू लेंगे आप लोग। ठीक है, तो वो स्लाइड प्रेजेंटेशन करके और वो पूरा समझा जाते हैं। फिर 4-5 दिन के बाद जो भी डेट स्लॉट किया गया होता है, वो लोग आते हैं और सभी स्कूल के जो जो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं इंटरव्यू में, वो लोग इंटरव्यू देते हैं और उनमें से किसी बेस्ट कैंडिडेट को, मतलब उनको जैसा चाहिए उस हिसाब से उस कैंडिडेट को चुन लिया जाता है। और उसके साथ एक एग्रीमेंट बना दिया जाता है कि जैसे ही आपका कॉलेज खत्म होगा फाइनल ईयर, आप हमारी कंपनी में ज्वाइन कर देंगे दिस एंड दिस डेट को, और आपको इतना सैलरी मिलेगा, आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी और आपको इतना पैकेज मिलेगा। आई होप समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। यस सर। तो आपको लगता है कि ये बेस्ट तरीका है अच्छे एम्प्लॉयज को चुनने का, या आपको लगता है कि नहीं, कैंपस रिक्रूटमेंट सही नहीं रहेगा, हर जगह से बुलाना चाहिए? सर ये भी अच्छा ही तरीका है। हाँ, ये एक अच्छा तरीका इसलिए है क्योंकि इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स की, अ, जैसे मान लीजिए कैंपस इंटरव्यूज में ये एक सबसे अच्छी बात क्या है कि एम्प्लॉय ना वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं, और ऑर्गेनाइजेशन वाले जो है सीधा कैंपस चले जाते हैं, तो वहाँ पे ना लार्ज पूल मिल जाता है उनको, द बेस्ट एम्प्लॉयज मिल जाते हैं। क्योंकि वहाँ पे छोटे छोटे मतलब बच्चे अभी आउट गोइंग नहीं होते हैं, तो उन्हें झूठ बोलना भी उतना नहीं आता, और फिर आप सबसे बेस्ट टैलेंट ढूंढ सकते हो वहाँ पे। ठीक है, और सस्ते में भी हो जाता है, और क्योंकि वो नए नए स्टूडेंट्स होते हैं तो उनको आप अच्छा ट्रेनिंग देके एक अच्छा एम्प्लॉय भी उनको क्रिएट किया जा सकता है। तो इस तरह से हम इनको कर सकते हैं। आ गया सबको समझ में? बट सर इन जो कॉलेज स्टूडेंट्स होते हैं उनके पास इतनी नॉलेज, वैसे नॉलेज तो होती है पर उनके पास एक्सपीरियंस भी तो नहीं होता।
ये बात तो सच है कि अगर आप न्यूली अपॉइंट करना चाहते हो विदाउट एक्सपीरियंस स्टूडेंट, तो ये एक सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है। हाँ, ये मैं आपके साथ अग्री करता हूँ कि सर इनके पास एक्सपीरियंस नहीं होता, तो ये बात तो कंपनी को भी पता होती है कि अगर वो कैंपस इंटरव्यूज ले रहे हैं तो एकदम टैलेंटेड, मतलब न्यूली स्टूडेंट्स को ही लेंगे जिसने कहीं जॉब नहीं किया। लेकिन इसका फायदा भी तो है, अगर उसने कहीं जॉब नहीं किया तो उसको खुद भी नहीं होता है, पता होता है कि कितना टैलेंटेड है, तो कंपनी को सस्ते में मिल जाता है एम्प्लॉय। और अगर कंपनी अच्छे से ट्रेनिंग दे, अच्छे से उसको डेवलपमेंट करे, तो बहुत अच्छा एम्प्लॉय बन सकता है, नहीं? यस सर। तो ये है कैंपस इंटरव्यूज। यहाँ तक क्लियर है सबको? यस सर। फिर एक और आता है रिकमेंडेशन ऑफ प्रेजेंट एम्प्लॉयज। ये भी बहुत अच्छा तरीका होता है। देखो इसमें क्या होता है, ये भी एक एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट है। इसमें क्या होता है कि रिकमेंडेशंस पे किया जाता है एम्प्लॉयज को, मतलब जो पुराने एम्प्लॉय है ना, उनसे कहा जाता है कि आप ना हमारे ऑर्गेनाइजेशन में 2 वैकेंसी खाली है, तो आप हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लायक 2 एम्प्लॉय आप रिकमेंड करो, किसी का नाम बताओ, किसी को भेजो, आप ले आओ। तो वो क्या करता है, अपने फ्रेंड सर्कल में या रिलेटिव सर्कल में या कोई भी अपना कुलीग हो कहीं काम किया हो पहले, उसको लेके आता है कि देखो सर ये इस तरह का काम है, उसको भी बात कर लेता है कि देख मैं यहाँ जॉब कर रहा हूँ, ये फैसिलिटी है और ऐसे ऐसे रिक्वायरमेंट है। अगर वो तैयार हो जाता है तो वो एम्प्लॉय उसको खुद रिकमेंड करता है, तो यहाँ का जो बॉस होता है उसका, वो उसको रख लेता है जॉब पे। इससे कई फायदे हैं। पहला फायदा तो ये है कि विश्वसनीय होगा, रिलायबल होगा। क्यों? क्योंकि जो कैंडिडेट पहले से ही वहां जॉब कर रहा है वो अपना अपना फ्रेंड को लेके आ रहा है, तो बहुत ज्यादा चांस है कि ईमानदार कोई लाएगा, मतलब ऐसे पर्सन को जॉब पे नहीं लाएगा जो रिलायबल ना हो। क्योंकि फिर वो अगर वो छोड़ के चला जाएगा तो ऑर्गेनाइजेशन उसी को ब्लेम करेगी कि आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी, आप हमारे पुराने एम्प्लॉय हैं, आपने इस तरह से अच्छा एम्प्लॉय लाना चाहिए था, तो उसके ऊपर भी प्रेशर बना रहता है। तो इसीलिए वो हमेशा बेस्ट ही लाता है। दूसरी बात ये है कि उस एम्प्लॉय को पता होता है कि किस तरह का वर्किंग कंडीशन है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो ध्यान रखता है उस चीज का, वो अपने आप ही अच्छा ही एम्प्लॉय लाता है। और ये एक अच्छा तरीका है, ये सस्ते में निपट जाता है काम और अच्छा एम्प्लॉय भी मिल जाता है। एम आई क्लियर टू ऑल? यस सर। एक और होता है बेटा लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स। देखो ये काफी डिफरेंट होता है। दिस इज अ मेथड ऑफ हायरिंग स्किल्ड, सेमी स्किल्ड एंड अनस्किल्ड वर्कर्स। ये एक ऐसा तरीका है, एक ऐसा मेथड है जिसमें हायर किया जाता है स्किल्ड वर्कर्स को, सेमी स्किल्ड को और अनस्किल्ड वर्कर्स को भी। इसमें क्या होता है, मैं सिंपल भाषा में बताऊं आपको, एक पर्सन के टच में रहा जाता है। जैसे मान लो ऑर्गेनाइजेशन में एक कॉन्ट्रैक्टर है, उससे बात कर ली जाती है कि भाई तू देख, बहुत सारे वर्कर्स ना ढूंढ के ला हमारे लिए, हम तुझे कमीशन दें। तो जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं ना, वो कहते हैं कि अच्छा चलिए ठीक है, मेरी नॉलेज में जितने वर्कर हैं गांव के लोग या मेरे गांव के पड़ोस के गांव के लोग, उनको वो लेके आता है। क्योंकि आपने देखा होगा गांव में जो खेती होती है, किसान खेती करते हैं या कई लोग खेती करते हैं, तो हर समय सीजनल खेती होती है इंडिया के अंदर। तो उनके पास 1-2 महीना रहता है, तो कंपनी के पास भी काम 1-2 महीने का ही होता है अगर इस तरह का। तो कॉन्ट्रैक्टर उनको लेके आता है और ओनर को बताता है कि भाई देखो ये इस तरह का मैं लेके आया हूँ लेबर्स, ये 2 महीने 3 महीने काम कर सकते हैं, और उसके बदले वो कमीशन लेता है और वर्कर्स को रख लेती है कंपनी, और थोड़ा सा ट्रेनिंग दे के जैसा भी है और उनसे काम करवाती है। तो देखो ऊपर लिखा हुआ है दिस इज अ मेथड ऑफ हायरिंग स्किल्ड, सेमी स्किल्ड एंड अनस्किल्ड वर्कर। ये एक ऐसा तरीका है जिसमें स्किल्ड, सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड वर्कर को आप रख सकते हो। और इसमें एक कॉन्ट्रैक्टर होता है जो बहुत सारे लोगों के टच में रहता है और समय समय पे लोगों को लाता है, उसके बदले कंपनी उसको कमीशन दे देती है। अब आप सोच रहे होंगे सर कमीशन दे के कंपनी को तो घाटा है। मैं कहूंगा बिल्कुल घाटा नहीं है, क्योंकि आपको फ्री फंड में वो ढूंढ के ला रहा है, सारी टेंशन वो ले रहा है, रेस्पॉन्सिबिलिटी तक वही लेता है। अगर मान लो वर्कर कोई तोड़फोड़ मचा दे, मशीन लेके भाग जाए या कहीं कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करे, तो वो नोन होता है, वो जानता है कि उसका घर कहाँ है, तो फिर कल को प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होगी। आ गया सबको समझ में स्टूडेंट? यस सर। ठीक है। फिर एक और हम पढ़ते हैं एडवर्टाइजिंग ऑन टेलीविजन। देखो ये भी बहुत बेस्ट तरीका है। ये एक ऐसा तरीका है जिसमें आप वैकेंसी निकाल सकते हो। ये डिटेल्ड रिक्वायरमेंट पूरा इसमें दिया जाता है, टीवी के ऊपर एडवर्टीजमेंट दे दिया जाता है, और फिर पूरा क्वालिटीज बता दी जाती है कि इस तरह का जॉब है, इतने मतलब उसको पब्लिश कर दिया जाता है टेलीविजन के थ्रू, उसका एडवर्टाइज कर दिया जाता है। ठीक है। और सबसे आखिरी है स्टूडेंट्स वेब पब्लिशिंग। देखो वेब पब्लिशिंग में क्या होता है, ये आप फेमिलियर होंगे, Naukri.com और ऐसे बहुत सारी आजकल साइट्स हैं
जिसमें क्या होता है, आप इसकी ईमेल आईडी मतलब इसकी ना वेबसाइट होती है, आप इसकी वेबसाइट पे जाइए और जाके आप लॉग इन करिए और आपको जॉब के लिए मतलब आपको पूछेंगे कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, कितनी नॉलेज है आपको, किस तरह के फील्ड में आप जाना चाहते हो, तो आप उसमें पूरा लिख दोगे, पूछेंगे कितनी सैलरी चाहिए आपको, ये सब डिटेल भरवा लेते हैं। ये एक साइट है, आप सर्च करके देखना क्लास ओवर होने के बाद naukri.com। तो इसमें आपको क्या करना है, बस ऐसी बहुत सारी साइट्स हैं आज की डेट में, तो बस आपको जाना है और ये आपकी डिटेल भरवा लेते हैं और फिर आपके पास मैसेज आते रहते हैं। अगर कोई आपसे रिलेटेड जिस तरह का आप जॉब ढूंढ रहे हो उस तरह का जॉब अगर निकलता है तो आपके पास मैसेज आ सकता है या फिर कॉल भी आती है, और ये साइट्स आपसे बात करती हैं कि आप किस तरह की जॉब ढूंढ रहे थे और ऐसा जॉब एक जगह है, एक ओनर रखना चाहता है, तो क्या आप इंटरेस्टेड हैं? अगर आप हाँ बोलते हो तो फिर वो आप डायरेक्ट कांटेक्ट करवाते हैं आपको उस वर्क एम्प्लॉयर से, और फिर उसके और आपके बीच में जो भी डिसीजन होता है आपको जॉब मिल जाती है। इज इट क्लियर नाउ? यस सर। तो स्टूडेंट्स हमने कौन कौन से पढ़ लिया, हमने 10 एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट पढ़ा। ठीक है, तो जाने से पहले एक बार हम जल्दी जल्दी से इनको गो थ्रू हो जाते हैं। देखो हमने पढ़ा कि सबसे पहले हमने पढ़ा कि एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट एक ऐसा तरीका है जिसमें बाहर के लोगों को लिया जाए। अब इसके लिए बहुत सारे तरीके हैं। तरीका नंबर 1 डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। जो गेट होता है कंपनी का, वहां पे लिख दो, एक नोटिस डाल दो कि भाई इसमें हम लोग ऐसे ऐसे एम्प्लॉय चाहिए, और फिर जो भी वर्कर वहां से गुजरते हैं आपके एम्प्लॉइज, वो पढ़ते हुए चले जाएंगे और वो जाके अपने आसपास के एरिया में ढिंढोरा पीट देंगे कि भाई इस तरह की वैकेंसी है, और साथ में लेके आ जाएंगे। अच्छा, इसमें लो लेवल के एम्प्लॉय चाहिए, ज्यादा पढ़े लिखे की नहीं जरूरत होती, उसके लिए तो फिर आपको बकायदा इंटरव्यू लेते हैं। ये तो डायरेक्ट सिलेक्शन होता है, ऑन द स्पॉट सिलेक्शन हो जाता है। जैसे मान लो गड्ढा खोदना है या दीवार बनानी है, चिनाई करनी है, तो इस तरह के एम्प्लॉयज वहाँ मिल जाते हैं। फिर है कैजुअल कॉलर, वेटिंग लिस्ट। कई एम्प्लॉय जाते हैं और वहाँ ऑर्गेनाइजेशन में और अपना बायोडेटा दे देते हैं। कंपनी को जब भी जरूरत पड़ती है तो इन सबको बुला लिया जाता है, ये वेटिंग लिस्ट वाले होते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि सबको चुन लिया और कुछ को रहने देते हैं, अगली बार कभी जरूरत होती है, वैकेंसी निकलती है तो उनको बुलाया जाता है स्पेशली। तीसरा है एडवर्टीजमेंट। अब इसमें देखो ये वाला पॉइंट और एक एडवर्टीजमेंट टेलीविजन वाला दोनों मर्ज हो रहा है, तो आप चाहो तो एक ही बना देना, ठीक है। ये एक इफेक्टिव तरीका है, इसमें मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स, ये सब के थ्रू आप बुला सकते हो। एम्प्लॉय एक्सचेंज में मैंने आपको बताया कि सरकार के द्वारा खोला हुआ एक ऑफिस होता है, जो सारा खर्चा सरकार उठाती है इसका। इसमें कुछ एम्प्लॉयज को बिठा देती है, वो डेटा रिकॉर्ड करते रहते हैं। जिसको भी जॉब नहीं मिली है वहां जाता है, सब अपना पूरा डिटेल दे देता है, और ये डिटेल ये लोग अलग अलग कंपनी से, अलग अलग इंस्टीट्यूशन से इनके पास होता है कॉन्टैक्ट, ये लोग बात करते हैं और उनको हैंड ओवर कर देते हैं, वो सिर्फ फिर सीधा डायरेक्टली जो अनएम्प्लॉयड है उससे बात कर रहे हैं। ये है प्लेसमेंट एजेंसी। इसमें क्या होता है, एक ऑफिस खोल देते हैं, कुछ स्पेशलाइज लोग बैठ जाते हैं और उनका रोज का यही काम होता है लोगों को चुनना और दूसरों को प्रोवाइड कराना। और मैंने एक स्कूल का एग्जांपल देके आपको अच्छे से बता दिया था, तो आई होप आ गया होगा समझ में। कैंपस इंटरव्यू एक स्टूडेंट ने ही समझा दिया था बड़े साफ शब्दों में कि सर इसमें बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स जो है, बड़े बड़ी कंपनियां जाती हैं अच्छे अच्छे कॉलेजेस में, कैंपस में, और डायरेक्टली वहीं इंटरव्यू ले लेते हैं और बेस्ट एम्प्लॉय को चुन के वहीं से कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाता है। रिकमेंडेशन में पुराना एम्प्लॉय जो जॉब कर रहा है वही नाम बता देता है, और कोई एम्प्लॉय आ जाता है जॉब के लिए और उसी को रख लिया जाता है। इसमें ट्रस्ट होता है और इसमें फ्रॉड नहीं करता, भगोड़ा नहीं होता है, और अच्छे एम्प्लॉय को लाता है क्योंकि पहले ही वो इतने सालों से वहां काम कर रहा होता है, तो उसको पता होता है कि उसका फ्रेंड वहां सरवाइव कर लेगा, उसके अंदर है नॉलेज। और 8वां है लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स। गांव का कोई भी पर्सन जो कंपनी में काम कर रहा है, उसको बोल दिया जाता है कि तू भाई आदमी ढूंढ के ला, हम उसके बदले तुझे कमीशन देंगे, तो वो इस बात के लिए तैयार हो जाता है और अपने एरिया से, आसपास के एरिया से स्किल्ड, सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड वर्कर्स को लाता है। कुछ दिन वो काम करते हैं, फिर चले जाते हैं, फिर अगली बार फिर लाता है और उसके बदले कमीशन बनाता है। इसके बारे में क्या कहना है, ये तो एडवर्टाइजिंग ऑन टेलीविजन है, ये आप टेलीविजन पे एडवर्टाइज दो, लोगों को बुला लो। और वेब पब्लिशिंग ये वाला है कि एक वेबसाइट बनाई जाती है जिसमें लोग अपना अप्लाई कर सकते हैं, अपना बायोडेटा और ये सब इंफॉर्मेशन डाल देते हैं। और इस तरह से बहुत सारी हैं, जैसे www.jobstreet.com। तो इसमें क्या है, आप सर्च कर सकते हो जॉब, ठीक है, डायरेक्टली भी सर्च कर सकते हो वेबसाइट पे जाकर। तो आई होप स्टूडेंट सबको ये पॉइंट समझ में आ गया। यस सर। अगली क्लास में ना बेटा हम लोग एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस करेंगे, ठीक है। तो आज इतना ही करते हैं और मैं उम्मीद करूंगा आप लोग ना नोट्स यहाँ तक बना के रखो, ठीक है। इसकी मैंने रिकॉर्डिंग कर ली है, मैं आपको सेंड कर दूंगा।
ओके यस सर।